दोस्तों, इतवार का दिन था। दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे थे और बहुत ही उम्मीदों के साथ गेट की तरफ बैठकर रास्ता निहार रहे थे। तभी वहां पर एक हंसती खिलखिलाती हुई बहुत ही खूबसूरत लड़की उनके पास जाती है, जिसे देखते ही उनका भी चेहरा खिल जाता है। वो उनके पैर छूती है, वो लोग उसे आशीर्वाद देते हैं और अपने सूखे हुए होठों से उसके माथे को चूमते हैं। आधे घंटे तक वहां पर वो उनसे मुलाकात करने के लिए बैठी रहती है, लेकिन आधे घंटे बाद जब वहां से उठकर जाने लगती है तो दोस्तों ये लोग रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हमारी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल ही आश्रम के अंदर हमारे 2 साथियों की मौत हो गई है, तो हमारा भी वक्त बीत चुका है। भगवान जाने कब क्या हो जाए। बस हमारी अंतिम इच्छा यही है कि तुम हमारी चिंता छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही हमारी कामना है। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मोतीलाल होता है। 1970 में जब वो 20 साल की उम्र उनकी रही होगी, तब वो बिहार से दिल्ली चले आए थे रोजी रोटी के चक्कर में। 2-4 साल इधर उधर काम करने के बाद वो बिजली का काम करने लगे और बिजली का काम करते हुए 1980 में करोल बाग के अंदर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान खोली। दुकान दोस्तों चल निकली। उसके बाद वो बिहार गए, वहाँ से अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ लेकर चले आए। पंजाबी बाग इलाके में रहने लगे और दिन रात मेहनत करने लगे। जब वो अपने बच्चों को दिल्ली लाए तो कोई 8वीं में पढ़ा था, कोई 9वीं में पढ़ा था। उसके बाद वो दिल्ली में 12वीं तक की पढ़ाई किए और मोतीलाल के ही साथ दुकान पर काम करने लगे। लेकिन मोतीलाल के दिन रात की मेहनत और उनकी ईमानदारी से कुछ ही दिन बाद एक के बाद एक और दुकान उन्होंने खोल ली और अपने दोनों बेटों के नाम उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान कर दी। दोस्तों, उसके बाद 1995 में उन्होंने दोनों बेटों की शादी भी कर दी और पंजाबी बाग इलाके में उसी घर में रहने लगे। और इधर जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वो अच्छी खासी चलने लगी। लेकिन दोस्तों, परिवार बड़ा हो चुका था, बच्चे हुए और बड़ा हो गया। 2014 आते आते परिवारों की संख्या 10 हो गई। पंजाबी बाग के जिस घर में वो रहते थे, घर उनको छोटा पड़ने लगा, तो उन्होंने वो घर बेच दिया और पंजाबी बाग में ही दोनों बेटों के नाम उन्होंने एक एक फ्लैट ले दिया। जब फ्लैट ले दिए तो बहुत ही आराम से 3 BHK फ्लैट में लोग रहने लगे। दोस्तों, 70-70, 80-80 लाख रुपए के वो फ्लैट थे, तो इसलिए जो उन्होंने वो मकान बेचा था, उसके अलावा भी उन्होंने कर्जदारों से 15-20 लाख रुपए उधार ले लिए और उसके बाद उस फ्लैट की रकम अदा करी और ये सोच कर कि उनके बेटे जो है दुकान से कमा कर दे देंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों जो बेटे थे उनके मन में बेईमानी थी। वो उस फ्लैट में रहने लगे, उनके नाम हो गया, दुकान भी उनके नाम थी और उसके बाद वो अपने पिता द्वारा लिया गया जो कर्जा था ब्याज पर, वो उन्होंने चुकता नहीं किया। अब जो ब्याज देने वाले थे वो मोतीलाल को ही उनके क्रेडिट पर दिए थे, तो दोस्तों वो उनको दिन रात परेशान करने लगे, उनके पीछे पड़ गए। तो इससे जो है वो बहुत दुखी रहने लगे। लेकिन उनके बेटों को, उनके बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बड़े ठाठ से रहते थे। सिर्फ एक और था वहाँ पर जिसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था और वो था उनका पोता। वो उनके बड़े बेटे का लड़का था, उसका नाम आर्यन होता है। 12वीं में वो पढ़ाई कर रहा था। जब अपने दादा और दादी को इस तरीके से वो देखता तो भी बहुत परेशान हो जाता। जब कर्जदार लोग उनका जीना मुश्किल कर दिए, धमकियां देने लगे, तो एक दिन वो बिहार जाते हैं अपने गांव और वहां पर जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, जो उनका पुश्तैनी मकान था, उसे 20-25 लाख रुपए में बेच देते हैं और दिल्ली आकर अपना सारा कर्जा जो है वो चुकता कर देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है वो कर्जदारों से कहते हैं कि भैया, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं दे सकता, मुझे जो देना था दे दिया, चाहे मेरी अब जान ही ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है। वो इस तरीके से उन लोगों के सामने अपने हाथ जोड़े और फिर वो कर्जदारों से छुटकारा पाए, राहत की सांस लिए और अपना माथा पकड़कर आकर अपने घर पर बैठ गए। अब दोस्तों, मोतीलाल जी बिहार गए, अपनी प्रॉपर्टी बेच दिए, तो उनके साथ इस काम में उनका जो पोता था आर्यन, वो उनकी मदद के लिए गांव गया। गांव से आया, उसके बाद वो आर्यन से बोले कि बेटा, अब हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि सारा काम निपट गया है,
अब काम वाम करने की इच्छा नहीं कहती, 65-66 साल की उम्र हो गई है। तो अब जाते हैं हम दोनों लोग हरिद्वार, नहा कर आते हैं और आराम से यहीं पर रहेंगे, 2 रोटी इस टाइम 2 रोटी उस टाइम खाएंगे और बचा हुआ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो उनकी सोच थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उनके जीवन की कठिनाइयाँ शुरू होने वाली थी। तो आर्यन कहता है कि दादा दादी आप लोग ऐसे कैसे जाएंगे, कहीं भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, मैं भी चलता हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को हरिद्वार में गंगा स्नान करवा के ले आता हूं। दोस्तों आर्यन भी उनके साथ जाता है। हरिद्वार में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, 150 रुपये दान देते हैं और उसके बाद अगले दिन वो दिल्ली आ जाते हैं और बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 15 दिन बीतते हैं तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि आप दुकान पर क्यों नहीं जाते हो। तो मोतीलाल जी बोले कि मैं क्या ज़िंदगी भर काम ही करता रहूँगा, 45 साल से तो दिन रात मैंने मेहनत किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई और सरकारी नौकरी भी करता तो 5-6 साल पहले रिटायर हो जाता। तो उनकी बहू बोलती है कि अरे सरकारी नौकरी करते तो कम से कम पेंशन तो मिलती, अभी आपको क्या मिलेगा। अब दोस्तों मोतीलाल जी अपनी बहू के इस जवाब पर हैरान हो गए। वो बोले कि क्या मैं जब काम करूँगा तभी मुझे खाना मिलेगा। तो बोलती है कि शहरों का तो यही नियम है। अब दोस्तों अपने पत्नी का मुंह ताकने लगे। उस पत्नी का नाम शीतला देवी होता है। वो बोले सुना क्या कह रही है ये। तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि आप तो आज सुन रहे हो, ये तो पता नहीं कितनी बातें सुनाती है, कितने दिनों से सुनाती है, सुनते सुनते मैं तो पक गई हूँ। तो मोतीलाल जी बोले तो तू पहले क्यों नहीं बताई मेरे से। बोली क्या बताती, बस अपने पोते पोतियों में बिजी रहती हूँ, मैं उधर ध्यान ही नहीं देती। अब दोस्तों मोतीलाल जी बोले ठीक है, बेटे को आने दो शाम को, फिर मैं बताऊंगा। दोस्तों उनका बड़ा बेटा रात को जब ड्यूटी करके घर पे आता है 10 बजे, तो आते ही उसको ये बोले कि भाई तेरी बीवी ऐसे ऐसे मुझे कह रही थी। तो बेटा बोलता है कि खाली बैठ के घर पे अपना भी दिमाग ख़राब करो, उसका भी दिमाग ख़राब करो, इतना काम करती रहती है। अब वो ज़माना गया जब लोग फालतू की बातें सुन लिया करते थे, अब ज़माना बदल चुका है, कोई फालतू की बात बर्दाश्त नहीं करता है। अब उसकी बात पर वो और दुखी हुए। वो बोले कि फालतू बात मैं कर रहा हूँ या तेरी पत्नी कर रही है। दोस्तों इस पर वो बेटा बोलता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना बात सुनने का, दिन भर थका हूँ, आप तो बैठे रहते हो, आपका क्या। अब दोस्तों बताइए 45 साल से उन्होंने दिन रात मेहनत किया था, 15 दिन वो बैठ गए तो उनका बेटा उनको ये जवाब देता है। दुखी हो गए। आर्यन भी वहीं पर खड़ा था। बोला दादाजी टेंशन मत लो, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो बाहर घूम कर आते हैं। अब दोस्तों वो लोग रात का भोजन कर चुके थे, चहलकदमी करने के लिए सड़क पर चले गए। तो मोतीलाल जी ने अपने पोते को बताया कि कैसे उन्होंने दिल्ली में आया और भूखे पेट रहकर दिन रात मेहनत किया और 45 सालों के ये तपस्या का नतीजा है जो उन्होंने 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई थी, 2 फ्लैट बना दिए, 2 दुकान बना दिए और आज ये लोग उनसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आर्यन बोला अब दादाजी क्या ही बताऊं, मम्मी की तो आदत ही ऐसी है। अब आर्यन बोला कि दादाजी आप टेंशन मत लो, मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम और आप लोग एक साथ रहेंगे, अलग रहेंगे। तो आर्यन तो बच्चा था, उसे क्या पता कि उसके दादाजी के दिल पर, मोतीलाल जी के दिल पर जो जख्म लगा है वो कितना गहरा है। लेकिन फिर भी उसके इस सहानुभूति से उनको थोड़ी खुशी होती है। वो घर चले आते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती, सोचते हैं चलो अभी एक और बेटा है, इसका क्या, ये निकम्मा है, नालायक है। अगले दिन दोस्तों वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का हालत और ख़राब होता है। तो दोस्तों वहाँ पर तो उनको और प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तैसे वो उनकी बहू बोलती है कि सारा कुछ तो अपना जो था वो बेच डाले, अब यहाँ पर क्या उम्मीद लेकर आए हो। अब दोस्तों मोतीलाल जी तो सन्न रह गए। वो बोले ये दुकानें, ये फ्लैट, ये किसका बनाया हुआ है, किसका ख़रीदा हुआ है। तो बहू बोलती है कि मुझे क्या पता किसका ख़रीदा हुआ है, बचपन से तो ये भी काम करते आए हैं, इनके नाम पर तो 1 पैसा है ही नहीं, इनका पैसा कहाँ गया। तो मोतीलाल जी बोले और ये जो फ्लैट है, ये जो दुकान है, तेरे पति के ही नाम पर तो है। तो कहती है तो अब क्या यही लेने आए हो।
तो मोतीलाल जी बोले कि 2 रोटी मैं खाऊंगा, 2 रोटी ये खाएगी मेरी पत्नी, तो इससे क्या तेरा फ्लैट, तेरी दुकान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम लोग खा लेंगे। तो दोस्तों वो बहू कहती है कि बैठकर खाने से तो राज ख़त्म हो जाता है, फ्लैट क्या चीज़ है, दुकान क्या चीज़ है। अब जब ये बात वो सुनते हैं तो उनकी पत्नी जो है वहाँ पर रोने लगती है। मोतीलाल जी सन्न रह जाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, बेटे को आने दो। अब दोस्तों शाम को जब उनका छोटा बेटा आता है, उनसे वो सारी शिकायतें करते हैं, तो उसका भी रवैया वही था जो उनके बड़े बेटे का था। अब दोस्तों ये जो जख्म लगा, ये मोतीलाल को फिर संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो टेंशन में रहने लगे, चिंता में रहने लगे। एक वही पोता था जो उनको सहारा देता था, लेकिन वो भी अपने माँ बाप पर डिपेंड था। 12वीं के बाद MBA में एडमिशन लेता है और 2 साल कभी इधर धक्के खाए, कभी उधर धक्के खाए। कितनी बार उनके साथ बहू बेटों ने मार पीट करी, लेकिन कोई करता तो क्या करता। ये सब देखते देखते जब आर्यन दुखी हो गया तो एक दिन वो मोतीलाल जी से बोला कि दादाजी आप एक ऐसी जगह चलो जहाँ पर सुकून से रह सकते हो। दोस्तों दिल्ली में वो एक वृद्धा आश्रम का पता लगाता है निहाल बिहार के अंदर, और अपने दादा दादी को वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देता है। दोस्तों जब वो गांव जाते थे, लोग उन्हें सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। वो भी छाती चौड़ा करके चला करते थे कि हमारी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर। लेकिन दोस्तों आज उनका ये हाल हो चुका था कि वो दूसरों के दिए हुए रोटियों पर पलने को मजबूर थे। लेकिन आर्यन क्या करता, बोलता दादाजी मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर सुकून से रहोगे, आपके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा, और मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आया करूँगा, जब भी मौका मिलेगा आपसे मिलने आया करूँगा। दोस्तों वहाँ पर रहते रहते 2 साल बीत गए। 2016 में वहाँ पर आए थे, 2018 आ जाता है। वो हर संडे को आता था, बीच में कोई त्यौहार पड़ जाता था तो भी आता था। 2 साल बीत गए, अपने दादा दादी से यूं ही मिलता रहा। लेकिन इन 2 सालों में ना तो उनका कोई बेटा और ना ही उनकी कोई बहू उन लोगों की सुध लेने वहाँ पर गई। सिर्फ आर्यन ही जाता था और कभी कभी अपने कजन को लेके चला जाता था, अपने भाई को लेके चला जाता था। तो इस तरीके से वो मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखा। 2016 से 2018 आ जाता है और एक दिन आर्यन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ उस वृद्धा आश्रम में जाता है, अपने दादा दादी के पैर छूता है। उस लड़की से भी कहता है कि तुम भी छुओ, यही मेरे दादा दादी हैं। वो भी पैर छूती है। अब उसके दादी बोलती हैं कि बेटा ये कौन है, शर्मा जाता है, बोलता है कि दादी ये मेरी दोस्त है। उसकी दादी कहती है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। समझ जाते हैं वो पति पत्नी दोनों कि उनका जो पोता है वो इसकी दोस्त है, इसकी ये गर्लफ्रेंड है। दिल्ली में ये सब नॉर्मल वाली बात थी। अब दोस्तों उसके बाद ये दोनों अक्सर मिलने जाया करते थे। 2019 आ जाता है, उसका MBA कंप्लीट हो जाता है। उसकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लगती है जो कि करीब 40-50 हज़ार रुपये की थी। लेकिन उस जॉब की ट्रेनिंग के लिए उसे महाराष्ट्र में जाना था, पुणे में जाना था। तो दोस्तों जो उसकी दोस्त थी उसका नाम कनिका होता है। कनिका से उसने बोला कि कनिका मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने दादा दादी को छोड़कर तो जा ही नहीं सकता, मुझे उनकी चिंता लगी रहेगी। तो कनिका बोली कि अगर तुम मुझे ज़रा भी अपना समझते हो तो ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं जाके उनसे मिल आया करूंगी। और वैसे भी जब मैं जाती हूँ तो मुझे इतना प्यार दुलार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों कनिका की ये बातें सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने दादा दादी के पास गया और जब उनको ये पता चला कि 1 साल के लिए बाहर जा रहा है, दोस्तों वो रोने लगे। लेकिन कनिका बोली कि आप लोग चिंता ना करें, आर्यन की तरह मैं आया करूंगी। दोस्तों उसके बाद हर हफ्ते कनिका वहां पर जाने लगी और वो दादा दादी उसको समझाते कि तुम लोग अपना ख्याल करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हमारी चिंता छोड़ दो। लेकिन दोस्तों जैसे आर्यन का दिल था वैसे कनिका का भी दिल था। ये बात और है कि जो कनिका के पेरेंट्स थे वो आर्यन के माता पिता से काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, टोका नहीं, ये जानते हुए कि आर्यन से इसकी दोस्ती है, इसके साथ घूमती फिरती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसे टोका नहीं कि लड़का अच्छा है। दोस्तों 2019 में ट्रेनिंग पूरा करके आता है। उसको जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिल रही थी, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले कनॉट प्लेस में जहाँ उसकी जॉब लगी थी
वहीं पर उसने एक फ्लैट लिया किराए पर और अपने दादा दादी को उस वृद्ध आश्रम से निकालकर अपने साथ उस फ्लैट में लेकर रहने लगा। लेकिन दोस्तों तभी कोरोना काल आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन में जो है वो अपने दादा दादी के साथ ही रहता था और जब लॉकडाउन हटा तो उसने कनिका से एक मंदिर में शादी करी कि ताकि कनिका भी उनके साथ वहाँ पर रह सके। दोस्तों ये चारों लोग बड़े आराम से रहने लगे, लेकिन इसके जो माता पिता थे आर्यन के, वो बहुत नाराज़ हो गए। एक दिन उससे बोले कि तू उनका बेटा है या हमारा बेटा है? तो बोला कोई किसी का बेटा नहीं है, रिश्तों की दुहाई मत ही दो तो अच्छा है, आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। दोस्तों 1.5 साल के बाद आर्यन के पास इतने पैसे हो गए कि धूमधाम से अपनी शादी कर सकता था। अपने पेरेंट्स का उसने ज़रा भी मदद नहीं लिया, क्योंकि वो भी इस बात से बहुत नाराज़ रहता था कि कैसे उसके दादा ने दिन रात मेहनत करी इन लोगों के लिए और इन लोगों ने उन्हें घर में रखा तक नहीं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। दोस्तों उसके बाद शादी हुई। शादी में सारे लोग इकट्ठा हुए। शादी में सभी लोगों की मुलाकात हुई। मोतीलाल और उनकी पत्नी से उनके बहू बेटे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मोतीलाल जी ने उनको माफ़ नहीं किया। वो बोले इससे कोई फ़ायदा नहीं। 4 साल जब मैं वृद्धा आश्रम में था, मेरे सामने हर हफ्ते किसी न किसी की मौत हो रही थी। मैं अथाह दुख के सागर में पड़ा था, तब तुम लोग तो मुझे देखने नहीं आए, झांकने नहीं आए। अगर तुम लोगों के जैसा ये मेरा पोता भी होता तो मुझे आत्महत्या कर लेना पड़ता। तो तुम लोग यही समझ लो कि मैं तुम लोगों के लिए मर चुका हूँ, तुम लोग हमारे लिए मर चुके हो। आर्यन और कनिका भी वहीं खड़े होकर ये सब बातें सुन रहे थे। उसके बाद उसके दादा दादी रोने लगते हैं। ये दोनों लोग उन्हें गले लगाकर संभालते हैं और उसके बाद वहीं से वो उन लोगों को लेकर अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। तब से लेकर आज तक ये पांचों लोग एक साथ रहते हैं। दोस्तों 5वें सदस्य के रूप में आर्यन और कनिका की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई, जिसे उसके परदादा और परदादी बहुत प्यार करते हैं, अपनी गोद से उतरने ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।